यार नेचर की भी अपनी एक अलग बात है, मजा आता है नेचर में जाके। ऐसे सीन देख के तो कितना अच्छा लगता है। मगर क्या ये सीन रेगिस्तान में भी दिख सकते हैं, डेजर्ट में भी आप क्या ये सीन देख सकते हैं? जी हाँ, देख सकते हैं। तो इस वीडियो में बात करते हैं क्रिटिकल एंगल और TIR के बारे में। यह डायमंड की चमक की एक अलग ही बात है। स्पार्कलिंग करता हुआ डायमंड एक अलग ही दिखता है, मगर इसके पीछे का रीजन कुछ होगा, तभी तो ऐसा कुछ होता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले क्रिटिकल एंगल की। मैं डेफिनेशन में भरोसा नहीं रखता, पहले इसके डायग्राम को समझेंगे फिर वापस डेफिनेशन पर आएंगे। वो तो मैंने लिख दी लिखने के लिए। तो चलिए समझते हैं कि एक्चुअली में क्रिटिकल एंगल कहना क्या चाह रहा है। तो अगर आप गौर से देखो, अगर कोई रे रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल बैंड हो जाती है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये रे का एंगल ऑफ इंसिडेंस में बढ़ा दूं, भाई मैंने इसीलिए एक ही जगह से स्टार्ट करी ताकि बेंडिंग बढ़ती जाए, तो ये रिफ्रैक्टिंग एंगल और बढ़ जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा हो जाएगा कि जो रे है वो सरफेस के पैरेलल चली जाएगी। इससे ज्यादा ये जाती हुई रे ऐसी चली गई, अब इससे ज्यादा तो बढ़ ही नहीं सकता। रिफ्रैक्शन का मैक्सिमम एंगल क्या हो सकता है? 90 डिग्री हो सकता है। तो वो एंगल, बट इसमें कंडीशन ये है कि डेंसर से रेयरर जाना चाहिए। अगर डेंसर से रेयरर जा रहा है तो उस केस में आप ये कहोगे कि भाई बिल्कुल सही कह रहे हो बाबा जी, अवे फ्रॉम नॉर्मल हो रहा है। सो कंडीशन है डेंसर से रेयरर जाना चाहिए। एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा जरूर मिलेगा उस पेयर के लिए। भाई ग्लास एयर के लिए अलग होगा, वाटर एयर के लिए अलग होगा, डायमंड एयर के लिए अलग होगा, सब डिपेंड करेगा। एक एंगल ऐसा जरूर होगा जिस पर रिफ्रैक्शन का जो एंगल होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को डेंसर मीडियम में कहते हैं क्रिटिकल एंगल। तो फिर से सुनो, जब रे डेंसर से रेयर जा रही थी, बैंड हो रही थी, है ना? तो एक एंगल ऑफ इंसिडेंस ऐसा जरूर आएगा जब रिफ्रैक्टिंग एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कहां है? डेंसर मीडियम में है। उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। सो अब आते हैं डेफिनेशन पर। क्रिटिकल एंगल फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम is defined as the angle of incidence in denser medium corresponds to which angle of refraction is 90 degree। मतलब कि वो एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम जिसके लिए रेयरर मीडियम में जो रे है वो सरफेस के अलोंग चली जाए। कितना मजा आएगा। अब सरफेस के अलोंग अगर जाएगी तो आएगी कैसे? क्रिटिकल के अलोंग। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी पढ़ा था। इसीलिए सनसेट और सनराइज देखना हो ना, और अगर अंडर वाटर हो तो अपनी आंखों को क्रिटिकल एंगल पे सेट कर लेना, क्योंकि वो जो सनसेट और सनराइज की जो रेज आ रही है ना, वो क्रिटिकल एंगल पर अंदर आ रही हैं, जो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था, जिसका एक अलग ही मजा था। अंडर वाटर डाइविंग का भी एक अलग ही मजा है। चलिए बढ़ते हैं। ऐसी बहुत सारी छुट्टियों वाली बातें अपन करेंगे छुट्टियों में, अभी तो पढ़ने वाली बातें कर लो बाबा जी। चलिए तो बढ़ते हैं। इसके बाद हमारे पास आता है रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल। भाई साहब ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहना चाह रहा है ये पॉइंट? मैंने कहा था जहां फंसो किसको याद करोगे? पापा को। पापा मतलब कौन? रिफ्रैक्शन के। कौन? स्नेल्स लॉ। तो भाई देखो, आप जा रहे हो डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। अगर आप डेंसर से रेयरर जा रहे हो, स्नेल्स लॉ लगा दो। DNR डेंसर टू रेयरर इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। अब आप, मैंने कहा था हम कभी भी डेंसर के रिस्पेक्ट में रेयरर का नहीं निकालते, इसीलिए मैंने इसको कर दिया 1 अपॉन डेंसर का विथ रिस्पेक्ट टू रेयरर, विच इज इक्वल टू साइन आई बाय साइन आर। आई क्या है? क्रिटिकल एंगल। मैंने सी लिख दिया, कई जगह IC लिखा रहता है। और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया? 90 डिग्री। रख दो वैल्यू। तो ये हो गया साइन सी अपॉन साइन 90। साइन 90 क्या होता है? 1। तो आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी। कई बुक्स में इसको लिख देंगे कॉसेक सी, कई बुक्स में इसको ऐसा लिखेंगे साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। सो सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1 अपॉन n। आप चाहो तो ऐसा भी लिख सकते हो। ये 3 फॉर्म थे इसके अपने पास। साइन इनवर्स 1 अपॉन n, आर डेंसर का रेयरर के रिस्पेक्ट में इज इक्वल टू कॉसेक सी, या फिर रेयरर के रिस्पेक्ट में डेंसर का 1 अपॉन साइन सी। आप चाहो तो इन तीनों में से कुछ भी लिख सकते हो। देखो कितनी ज्यादा टंग, आजकल रिकॉर्डिंग इतनी ज्यादा हो रही है ना कि टंग भी कहती है ज्यादा काम ले लिया, आराम दो जरा, है ना? बट चलता है भाई, तुम लोगों के लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे? और अपन लोगों ने तो दे ही दिया है सब कुछ तुम लोगों के लिए। तो बढ़ते हैं आगे। इस समय अभी केमिस्ट्री और वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का, इसके बाद वो आ जाएंगे। वो भी इतनी डेडिकेशन के साथ लगे हुए हैं तुम लोगों के लिए दिन रात। मतलब उनको देखकर तुम्हें ये लगेगा कि यार ये कर क्या रहे हैं, मतलब
मुझसे ज्यादा डेडिकेटेड होकर यहां खड़े रहते हैं पूरे टाइम और लगे रहते हैं पूरे टाइम कि यार इस बार के बच्चों को कुछ ना कुछ ऐसा देना है कि इस बार तो 95 पार पक्का हो जाए। तो इसीलिए तो तुम सबसे कहता हूं 12th प्रो पर आ जाओ, जब लाइव उनसे बात करने का मौका मिलेगा तो तुम्हें कितनी चीजें सीखने मिलेंगी। तो चलिए बात करते हैं आगे, क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास एयर इंटरफेस। सपोज करिए 45 डिग्री है और मैंने आपसे कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, एक पिद्दू सा क्वेश्चन है ना, क्योंकि समझ में आ गया। तो क्रिटिकल एंगल कितना दिया हुआ था 45 डिग्री। क्या कहा आपसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालो, क्या हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/sin c, फॉर्मूला बताया था, c की वैल्यू रख दी 45, 1/√2 ऊपर चला गया, आपके पास आंसर आ गया n = √2। आगे की चीजें मैं नहीं पढ़ा रहा, मेरा मन नहीं है आज। क्यों नहीं पढ़ा रहा पता है? क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूं, अब तुम्हें बस जुगाड़ लगानी है। मैंने तुमसे कहा क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड करता है, भाई साहब आप बता दो क्रिटिकल एंगल किस पर डिपेंड करता है। इसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आ रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अगर आ गया तो उसका भाई आएगा, मतलब वेवलेंथ और कलर भी आ जाएंगे पिक्चर में, टेम्परेचर भी पिक्चर में आ जाएगा। लो साहब हो गया। सो क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन व्हाट? क्रिटिकल एंगल डिपेंड्स अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि 1/n है, इसीलिए जैसे जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ता है क्रिटिकल एंगल कम होने लगता है। अब बताओ जरा जल्दी से किस कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम होगा? रेड कलर हमारा हीरो, तो उसके लिए क्रिटिकल एंगल क्या होगा? जिसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम, क्रिटिकल एंगल सबसे ज्यादा, इसीलिए तो डिविएट नहीं होता ज्यादा। एक और पॉइंट मैंने तुम्हें बता दिया रेड के बारे में, तो याद रखना कि वेवलेंथ बढ़ेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, क्रिटिकल एंगल बढ़ चला जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है फिश और वर्ल्ड प्रॉब्लम। यहां पर बल्ब और वर्ल्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, फिश और वर्ल्ड प्रॉब्लम भी आ सकती है, और वो बोल सकते हैं अंडर वाटर डाइवर है, उसको दुनिया कितने में दिख रही है, तो वहां पर वो डाइवर को भी ला सकते हैं। फिश को लाओ, डाइवर को लाओ, बल्ब को लाओ, जिसको लाना है लेकर आओ, कॉन्सेप्ट यही रहेगा। और एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसमें सब हर बार डाउट पूछते हैं कि ये फिश को दुनिया दिख कैसे रही है। तो भाई एक बात बताओ, अगर मुझे ये पूरी की पूरी आउटर वर्ल्ड देखनी है, चलो मैं दिखाई देता हूं तुम्हें। अब ये जो फिश है ये एक्चुअली में पानी के अंदर है, ठीक है, डेंसर मीडियम में है, और ये है पूरा वर्ल्ड। अगर ये पूरा जगह दिख रही है ना, तो कैसे दिखेगी? तो यार देखो, अगर ये साइड के दिख गए अपन को तो ये तो फिर पूरा दिखेगा। अगर ये रे पैरेलल टू एक्सिस आएगी तो कितने एंगल पर एंटर करेगी? क्रिटिकल एंगल पे। तो भाई साहब यहां से भी सनसेट या सनराइज उसको देखना है तो उसको अपनी आंखें कैसे एडजस्ट करनी है? क्रिटिकल एंगल पे। तो ये रे आई पैरेलल, क्रिटिकल पे अंदर आई, यहां से भी पैरेलल आई, क्रिटिकल पे। ट्राइंगल दिख रहा है ना? 2D है बेटा, 3D में क्या हो जाएगा? ये कोन, क्योंकि उसको तो हर जगह से आ रही होगी ना, तो उसकी आंखों के ऊपर एक सर्कल बना हुआ होगा, कोन का बेस, जहां से रेज अंदर आ रही होंगी, और वो पूरी रेज में उसको पूरी दुनिया दिख रही होगी। कितना अमेजिंग है ना यार। तो ये हमारे पास फिश है, इस फिश को ये वाली रे और ये वाली रे दोनों क्रिटिकल एंगल पर अंदर आती हुई दिखेंगी। तो ये वाला एंगल हो जाएगा क्रिटिकल, अगर मैं बीच में से डिवाइड करूं, ये वाला हो जाएगा क्रिटिकल। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो फिश है, जो उसको दिखाई दे रहा है, वो दिखाई कितने बड़े सर्कल में दे रहा है। तो चलिए उस डेरिवेशन की तरफ बढ़ते हैं, खत्म करते हैं क्रिटिकल एंगल को भी, TIR को भी। तो ये जो मैंने एक सर्कल बनाया है ना, एक्चुअली में इस पूरे के पूरे सर्कल में वो रेज अंदर आ रही होंगी, कोन अब पिक्चराइज होने लगा होगा कोन, इस कोन से रेज अंदर की तरफ आ रही हैं, और ये वो जोन है जिस जोन में उसको दिखाई दे रहा है सब कुछ। अब आपसे कहा जाएगा इसकी रेडियस निकालो। यार मैं देखो बिना स्नेल के काम नहीं करता, ठीक है, पापा जी को तो याद कर लूंगा, मगर उसके पहले मुझे चाहिए एरिया। भाई ये सर्कल का एरिया बताओ, रेडियस निकाल दो ना यार। अगर सर्कल का एरिया चाहिए तो रेडियस सामने आ जाएगी, तो अपने आप आ जाएगा। कैसे आ जाएगा बाबा जी? लो भाई ऐसे आ जाएगा आपके पास। मैंने क्या कहा, आप देखो गौर से, एक ट्राइंगल आपको दिख रहा है यहां पर, POM, क्या दिख रहा है आप सबको ये ट्राइंगल? अगर ये ट्राइंगल दिख रहा है तो इस ट्राइंगल में रेडियस है हमारे पास, इस ट्राइंगल का sin C है हमारे पास यहां क्रिटिकल एंगल। इस ट्राइंगल में ये सामने वाली चीज हो गई परपेंडिकुलर, और आपके पास जो डेप्थ है फिश की वो क्या हो गई आपके पास? बेस। तो आप क्या लिख सकते हो? आप बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो बाबा जी, tan C = R/h। R क्या था? बेस था। हाइट क्या है? परपेंडिकुलर। सो अब मेरे पास फंस गया मैं, R = H tan C। अगर मुझे डायरेक्ट पता है H, और अगर डायरेक्ट पता है मुझे क्रिटिकल एंगल, तो रेडियस आ गई।
पाई आर स्क्वायर कर देंगे, एरिया आ जाएगा। बट अगर नहीं पता तो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही सिर्फ पता है तो कैसे करूंगा मैं? तो भाई फिर आ जाओ जरा जल्दी से, क्योंकि यहां क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट है। तो मैंने क्या किया, स्नेल्स लॉ से जो मैंने ड्राइव किया था, n इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी, तो साइन सी इज इक्वल टू 1 अपॉन n। अब साइन क्या होता है अपने पास? साइन होता है अपने पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हो गया परपेंडिकुलर अपने पास 1, हाइपोटेन्यूज हो गया अपने पास h, 1 अपॉन n। तो बेस क्या निकलेगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, बेस आ जाएगा अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो अब तुम्हें क्या चाहिए था? टेन सी। टेन सी क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1 अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1। जैसे ही टेन सी की वैल्यू आई ऊपर वाली इस इक्वेशन में, इस टेन सी की वैल्यू को यहां पर रख दो। जैसे ही तुम टेन सी की वैल्यू रखोगे, रेडियस आ जाएगी h अपॉन अंडर रूट n स्क्वायर माइनस 1, और अगर एरिया चाहिए तो पाई आर स्क्वायर कर दो, आ जाएगा पाई h स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर माइनस 1। कहानी खत्म, है ना आसान? क्या करना था? एक ट्राइंगल लेके टेन सी, क्यों? रेडियस और h में रिलेशन। टेन सी को कैसे हटाओ? म्यू के टर्म्स में, क्रिटिकल एंगल, पूरी दुनिया दिख गई क्रिटिकल एंगल पे। अगर यही क्वेश्चन होता, बल्ब रखा हुआ है टैंक के नीचे, एनसीईआरटी में है, कितने एरिया में लाइट बाहर आएगी? पाई आर स्क्वायर वाले एरिया में लाइट बाहर आएगी। कहानी खत्म हो जाएगी। डिफिकल्ट क्वेश्चन है जिसको हमने इतना आसान बनाया। चलिए बढ़ते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है, जी हां, ये छोटा सा क्या दिख रहा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यार नेक्स्ट वीडियो में बाबा जी बात करेंगे टीआईआर के बारे में, जहां पर डायमंड के चमक के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, और भी बहुत सारी बातें होंगी। बने रहो हमारे साथ, जुड़े रहो, मजे करते रहो, छोटी छोटी चीजों में बड़े बड़े कॉन्सेप्ट समझते रहो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टा पर आ जाओ, हमारा इंस्टा हैंडल है बाबा का गैंग। यूट्यूब पर तुम हो ही, व्हाट्सएप तुम्हारे पास है ही। जुड़े रहो, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। इस वीडियो में इतना ही। जय हो।